हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मराज पुरोहित DSR क्लासेस से। मैं आज आपके सामने कीमत लोची श्रेणियों को लेकर आया हूँ, उसके मानचित्र, उसका अर्थ और काफ़ी बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो BA, BCom, MA, MCom के प्रत्येक इको के चैप्टर में ये पूछे गए। इनका क्वेश्चन 4 से 6 मार्क्स का आता है। काफ़ी बार जो श्रेणियां हैं, इनकी कीमत लोच की श्रेणियां, उस श्रेणियों के बारे में पूछा गया है। तुलनात्मक जैसे पूर्णतया लोचदार और पूर्णतया बेलोचदार, इकाई से अधिक और इकाई से कम, इन श्रेणियों के बारे में पूछा गया है। तो आज मैं वो टॉपिक लेके आया हूँ। उन श्रेणियों के सारे जो उपनाम हैं उनको भी लेके आया हूँ। इस सारे चैप्टर को, इस सारे चैप्टरों को समझने के लिए आपको मेरा वीडियो अंत तक देखना है। और जिस बंधु ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे। और मैं अपना टॉपिक पर आता हूँ, कीमत लोच की श्रेणियां। अब देखिए, कीमत लोच की श्रेणियां, कल हमने पढ़ा था कीमत लोच का अर्थ, और कीमत लोच के अर्थ के साथ साथ देखा जाए तो उसके सवाल है, सूत्र है, उनको हमने लिया। आज है श्रेणियों के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल एक परिभाषा से मैं आपको सारी परिभाषाएं याद करवाऊंगा। आप देखना कि किस प्रकार से याद करते हैं हम लोग। तो कीमत लोच की 5 श्रेणियां, कितनी श्रेणियां हैं? 5 श्रेणियां हैं, जिसमें पहली है पूर्णतया लोचदार। कौन सी है? पूर्णतया लोचदार, जिसको हम अनंत लोचदार भी कहते हैं। ED बराबर अनंत, यानी पूर्णतया लोचदार। ये नाम से ही सिद्ध होगा, या फिर इसको कह सकते हैं अनंत लोचदार। काफी बार क्वेश्चन में पूछा गया है, अनंत लोचदार मान किसे कहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। फिर आता है सेकंड वाली, सापेक्षता लोचदार या इकाई से अधिक लोचदार। देखिए यहाँ इकाई से अधिक लोचदार और ग्रेटर देन दे रखा है। फिर दे रखा है इकाई के बराबर या एकांकी मांग, यानी इकाई के बराबर मांग। और थर्ड और फोर्थ दे रखी इकाई से कम बेलोचदार मांग। और 5 है पूर्णतया बेलोचदार या शून्य लोचदार मांग। आपको याद क्या रखना है? देखिए, फर्स्ट पूर्णतया लोचदार, सेकंड इकाई से अधिक, थर्ड इकाई के बराबर, फोर्थ इकाई से कम, और 5 है पूर्णतया बेलोचदार। जो पहले पूर्ण लोचदार थी वो अंत में पूर्णतया बेलोचदार हो जाएगी। जो इकाई से अधिक थी, जो बीच में क्या हो जाएगी? इकाई से कम हो जाएगी और इकाई के बराबर हो जाएगी। यानी पूर्णतया लोचदार, इकाई से अधिक, इकाई के बराबर, इकाई से कम, और पूर्णतया बेलोचदार। अब यहां परिभाषाएं याद कैसे करें, ये सीखना बहुत ही अति आवश्यक होता है। तो मैं इस पहली ही लोचदार मांग से आपको ये सारी परिभाषाएं याद करवाऊंगा। मैं एक एक करके भी बताऊंगा और साथ में भी बताऊंगा। देखिए, पूर्णतया लोचदार, वस्तु की कीमत में अति सूक्ष्म परिवर्तन होने से, कितना परिवर्तन हो रहा है? अति सूक्ष्म कहो या न के बराबर परिवर्तन। क्या कहते हैं? न के बराबर परिवर्तन होने पर उसकी मांग मात्रा में अनंत परिवर्तन हो जाए। यानी कीमत में ऐसा परिवर्तन होता है जो हमें दिखाई ना दे, जो हमें दिखाई नहीं देता है। यानी न के बराबर परिवर्तन होना, हमें दिखाई नहीं देता परिवर्तन हुआ होगा या नहीं होता है, लेकिन उसकी मांग में अनंत परिवर्तन हो जाता है। यानी उसकी मांग बहुत अधिक बढ़ जाती है या बहुत अधिक घट जाती है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? पूर्णतया लोचदार मांग। यानी वस्तु की कीमत में अति सूक्ष्म या न के बराबर परिवर्तन होने पर उसकी मांग में अनंत परिवर्तन हो जाए, तो ऐसी मांग को पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। अब देखिए, ये पूर्णतया लोचदार थी। अब उसी परिभाषा में याद करते हैं। वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर यदि उसकी मांग मात्रा में कीमत से अधिक परिवर्तन हो जाता है, कीमत से अधिक परिवर्तन होता है तो इकाई से
अधिक या उसके बराबर परिवर्तन होता है तो इकाई के बराबर, या उससे कम होता है तो इकाई से कम। और जो पहली वाली पूर्णतया लोचदार मांग थी उसी को, यानी वस्तु की कीमत, इसका विपरीत, वस्तु की कीमत में कितना ही परिवर्तन हो जाए लेकिन उसकी मांग मात्रा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो पूर्णतया बेलोचदार मांग कहलाती है। तो ये पांचों मांगे इस प्रकार से दे रखी है, पांचों मांगों की कीमत लोच की श्रेणियां दे रखी है। तो पहली वापस हम पढ़ते हैं, पूर्णतया लोचदार यानी वस्तु की कीमत में कितना परिवर्तन हो रहा है, अति सूक्ष्म या न के बराबर, तो उसकी मांग मात्रा में क्या हो रहा है, अनंत परिवर्तन हो रहा है, तो उसे पूर्णतया लोचदार मांग। तो यहां पर देखिए डायग्राम बना रखा है, ओ एक्स और ओ वाई, यहां दे रखी है मांग मात्रा और यहां पर वस्तु की कीमत। ठीक है, अब यहां क्या करना है आपको, हमने परिभाषा में क्या लिखा, वस्तु की कीमत में अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म कभी दिखाई देता है, नहीं देता, तो वस्तु की कीमत हम लोग मान लेते हैं P, क्या है P, और P होने पर मांग मात्रा थी इसकी Q। अभी अति सूक्ष्म परिवर्तन हो गया तो अति सूक्ष्म कभी दिखाई नहीं देता, यानी कीमत क्या है, यथास्थिर, जिससे क्या हो गया, उसकी मांग मात्रा में अनंत परिवर्तन हो गया, यानी मांग मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो गई, और पुनः परिवर्तन हो गया जिससे उसकी मांग मात्रा घटकर OQ2 हो गई, यानी OQ से घटकर OQ2 हो गई है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, यानी कीमत में अति सूक्ष्म यानी दिखाई नहीं देता, यानी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और उसकी मांग मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, तो ये क्या हो गया, अति सूक्ष्म परिवर्तन हो गया। तो यहां पर आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि अति सूक्ष्म परिवर्तन होने से उसकी मांग मात्रा में जो परिवर्तन हो रहा है वह क्या कहलाएगा, पूर्णतया लोचदार मांग। वास्तविक जीवन में इस प्रकार की मांग देखने को नहीं मिलती है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें अति सूक्ष्म परिवर्तन हो जाए और उसकी मांग मात्रा में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाए। ऐसे कोई बाजार में ऐसी किसी प्रकार की कोई मांग नहीं होती है, इसलिए इसको काल्पनिक मांग के नाम से भी जाना जाता है, ये बाजार में मौजूद नहीं होती। पुनः एक बार बता रहा हूं, वस्तु की कीमत में अति सूक्ष्म या न के बराबर परिवर्तन, जिससे कि उसकी मांग मात्रा में अनंत परिवर्तन हो जाए, तो वो पूर्णतया लोचदार मांग कहलाती है। हाँ, तो अब सेकंड आती है सापेक्षता लोचदार, या फिर इसको कह सकते हैं इकाई से अधिक। क्या हो सकती है ये, इकाई से अधिक लोचदार मांग, इसको इकाई से अधिक लोचदार भी मांग कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही परिभाषा रहेगी, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग मात्रा में इस चीज को याद है, उस कीमत में उससे अधिक परिवर्तन होता है, यानी इकाई से अधिक, जितना कीमत में परिवर्तन हुआ है उससे अधिक यदि मांग मात्रा में परिवर्तन होता है तो उसे सापेक्षतया लोचदार मांग या इकाई से अधिक लोचदार मांग कहते हैं। और यहाँ हम जब डायग्राम भी बनाएंगे तब भी वही चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि जब हम परिवर्तन कर रहे हैं कि वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन हो रहा है उससे अधिक क्या हो रहा है, मांग मात्रा में परिवर्तन होगा, तो कीमत यानी मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है प्राइस आपकी ये दे रखी है और क्वांटिटी ये दे रखी है, आपको पता होगा ओ एक्स पर मांग मात्रा होती है और ओ वाई पर वस्तु की कीमत होती है, तो ये दे रखा होगा। तो वो कह रहा है कीमत में जितना परिवर्तन हुआ उससे अधिक मांग मात्रा में परिवर्तन हुआ, यानी कीमतें इतनी घटी, यानी कीमत 10% घटती है तो मांग मात्रा 20% घटेगी। कितनी घटेगी, 20%, तो कीमत बढ़कर P1 हो जाती है, कीमतें 10% बढ़ती हैं तो मांग मात्रा 20% घट जाती है, और कीमतें 10% घटती हैं तो मांग मात्रा 20% बढ़ जाती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं जितनी कीमतों में परिवर्तन होगा, जितना कीमतों में परिवर्तन होगा उसकी तुलना में उसकी मांग मात्रा में अधिक परिवर्तन होगा। यानी कहने का मतलब है कीमतें 10% घटती हैं, क्या हो रही है, घट रही हैं, तो मांग मात्रा 20% क्या होगी, बढ़ेगी।
तो इस प्रकार की जब क्रियाएं चलेगी तो वो क्या कहलाएगी, इकाई से अधिक। उसके पश्चात सेकंड आता है इकाई के बराबर मान। तो यहाँ पर भी वही परिभाषा के सेम लाइन देख वही लिखी हुई है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग मात्रा में कीमत के बराबर, इकाई के बराबर है, इसका मतलब कीमत के बराबर। यदि मांग मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, किसमें परिवर्तन हो रहा है, मांग मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, तो उसे इकाई के बराबर मांग कहते हैं। यानी जितनी कीमतें घटी, यदि कीमतें 10% घटी तो मांग मात्रा भी 10% बढ़ी। कीमतें 10% घटी तो मांग मात्रा भी 10% घटेगी। तो ये क्या कहलाएगी, इकाई के बराबर। जितना कीमतों में परिवर्तन होगा उतना ही मांग मात्रा में परिवर्तन हो तो इकाई के बराबर। फिर आता है इकाई से कम, वही परिभाषा, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग मात्रा में वस्तु की कीमत की तुलना में कम परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाएगी, इकाई से कम। तो यही लिखा हुआ देखिए, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग मात्रा में कीमत से कम परिवर्तन होता है तो उसे इकाई से कम मांग कहते हैं। तो यहां पर क्या होगा, याद क्या रखना होता है कि जितनी कीमतें, जैसे 10% कीमतें घटी तो मांग मात्रा में केवल 8% ही वृद्धि हुई, 8% ही वृद्धि हुई। तो ये क्या कहलाएगी, जितना परिवर्तन 10% परिवर्तन हो रहा है, तब अगर 10% परिवर्तन हो रहा है, यदि मांग मात्रा में 8% ही वृद्धि हो रही है या उतना ही परिवर्तन हो रहा है तो इकाई से कम। या फिर इससे अधिक परिवर्तन होता है, 10 से अधिक हो तो इकाई से अधिक, 10 के बराबर हो तो इकाई के बराबर। तो ये चीजें आपको याद रखनी होगी। तो यहाँ पर इसका जो डायग्राम था, इकाई के बराबर है, जितना आप कीमतों में परिवर्तन कर रहे हैं, देखिए प्राइस ये दे रखी है और क्वांटिटी ये दे रखी है। मान लीजिए आपने 10% कीमतें बढ़ाई तो 10% ही मांग मात्रा में क्या होगी, कमी होगी। 10% आपकी कीमतें घटी हैं तो मांग मात्रा में भी 10% वृद्धि होगी। इस प्रकार से ये मांग वक्र बनेगा, डीडी वक्र का निर्माण होगा। और यहाँ पर कैसा होगा, यहाँ क्या कह रहा है, जितनी कीमतों में कमी हो रही उससे कम मांग मात्रा में कमी होगी। तो मान लीजिए प्राइस ये है, क्वांटिटी ये दे रखी है। मान लीजिए कीमतें 10% घटती हैं तो मांग 10% बढ़ती हैं तो कीमतें 10% बढ़ने पर मांग मात्रा में केवल 8% ही कमी होती है। यानी कीमतें बढ़कर P1 हो जाती है तो मांग मात्रा घटकर Q1 हो जाएगी। और कीमतें 10% घटती हैं तो मांग मात्रा केवल 8% ही बढ़ती है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से इनको याद किया जाए, कैसे डायग्राम बनाया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये पांचवी मांग थी पूर्णतया बेलोचदार मांग। देखिए वही परिभाषा आपको याद रखनी है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर यदि उसकी मांग मात्रा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है तो पूर्णतया बेरोजगार मांग कहलाएगी। देखिए यही परिभाषा है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे पूर्णतया बेरोजगार मांग कहते हैं। जैसे नमक, नमक क्या है, नमक एक ऐसी वस्तु है जिसके अंतर्गत वस्तु की कीमतें कितनी ही बढ़ जाए या कितनी ही घट जाए, हम लोग केवल मात्र उतनी ही मांग करते हैं जितनी उसकी आवश्यकता है। रुपए किलो नमक हो जाएगा तो भी 1 किलो ही यूज करेंगे और 100 रुपए किलो हो जाएगा तब भी उतना ही उपयोग करेंगे। ऐसा तो होता नहीं कि हम लोग खाने के रूप में उसका उपयोग, रोटी की जगह नमक का उपयोग करना प्रारंभ कर देंगे। तो ये मांगे बाजार में उपलब्ध होती हैं। तो इस प्रकार से क्या दे रखा है, पूर्णतया बेरोजगार मांग। अब देखिए पूर्णतया बेरोजगार मांग का है तो आपको पता होगा कि कीमतें क्या है, कीमतों में परिवर्तन हो रहा है लेकिन उसकी मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी डीडी वक्र क्या होगा, स्थिर होगा। ये डीडी वक्र हो गया, यानी कीमतें P थी तब भी मांग OQ थी, ठीक है। और कीमतें बढ़ गई, P1 हो गई तब भी मांग कितनी है, OQ के बराबर। और कीमतें घट गई तब भी मांग उतनी है, OQ के बराबर। तो इस प्रकार से आप ये पांचों श्रेणियों को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन मैं अब आपके सामने उन पांचों श्रेणियों का शॉर्ट परिभाषा के रूप में लेके आया हूं कि आप एक परिभाषा याद करोगे, सारी की सारी आपको परिभाषाएं याद हो जाएगी। देखिए यहाँ पर दे रखा है वही लाइन, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग मात्रा में यदि अनंत परिवर्तन होता है, कितना परिवर्तन हो रहा है,
अनंत परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? पूर्णतया लोचदार मांग। और यदि कीमत से अधिक परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहेंगे? इकाई से अधिक लोचदार मांग। यदि इकाई के बराबर हो रहा है तो उसे इकाई के बराबर लोचदार मांग कहेंगे। और यदि उससे कम परिवर्तन हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? इकाई से कम लोचदार मांग। और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो पूर्णतया बेलोचदार मांग। यानी एक परिभाषा और पांचों के पांचों श्रेणियों की परिभाषाएं आपको याद हो जाएगी। कैसे? वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर यदि उसकी मांग मात्रा में अनंत परिवर्तन हो रहा है तो पूर्णतया लोचदार। यदि उससे अधिक परिवर्तन हो रहा है तो इकाई से अधिक लोचदार मांग। और उसके बराबर परिवर्तन हो रहा है तो इकाई के बराबर परिवर्तन लोचदार मांग। और उससे कम परिवर्तन हो रहा है तो इकाई से कम लोचदार मांग। और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो पूर्णतया बेलोचदार मांग। यानी कहने का मतलब एक परिभाषा और पांचों के पांचों श्रेणियां याद हो जाती हैं। अब देखिए चित्र हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ क्या कह रहा है? कीमत में परिवर्तन होता है। कीमतों में परिवर्तन होने पर यहाँ पर अगर अनंत आती है तो यहाँ पर सूक्ष्म परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूक्ष्म परिवर्तन हो जाएगा। सूक्ष्म का मतलब होता है जो दिखता नहीं है। यानी कीमतें क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। और उसके कारण उसकी मांग मात्रा में क्या होगी? कमी और वृद्धि होगी। यदि मांग मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है तब भी कीमत OP ही रहेगी। और मांग मात्रा घट जाती है तब भी कीमत वही रहेगी। ये तो है अनंत का। और इकाई से अधिक है यानी कीमतें जितनी घट रही है या बढ़ रही है उसकी तुलना में उसकी मांग मात्रा में अधिक वृद्धि या कमी हो रही है। यानी आपकी कीमतें यदि OP दे रखी हैं और कीमतें बढ़कर OP1 हो जाती हैं। OP1 कितना % बढ़ती है? 10%। तो उसकी मांग मात्रा में वृद्धि कितनी हो रही है? 20% वृद्धि हो रही है। तो ये जो मांग है वो पूर्णतया इकाई से अधिक लोचदार मांग कहलाएगी। इस प्रकार से इसका मांग वक्र बनेगा। और सेकंड क्या करें? इकाई के बराबर जितना कीमतों में परिवर्तन उतना ही उसकी मांग मात्रा में परिवर्तन होगा। यानी कीमतें 10% बढ़ी तो मांग भी 10% ही घटेगी। तो ये मांग वक्र है वो सीधा खड़ा हो जाएगा। और इकाई से कम जितना कीमतों में परिवर्तन हुआ है उसकी तुलना में मांग में कम परिवर्तन होगा। यानी यदि OP दे रखा है यानी कीमतें प्राइस दे रखी है यानी कीमतें 10% बढ़ रही है तो मांग मात्रा में केवल मात्र 8% ही कमी होगी। फिर कोई परिवर्तन नहीं यानी कहने का मतलब है कीमतों में कितना भी परिवर्तन हो जाए लेकिन उसकी मांग मात्रा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। कीमतें बढ़ती हैं या कीमतें घटती हैं तो उसकी मांग मात्राएं हैं वो हमेशा क्या रहेगी? समान रहेगी। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार से ये पांचों श्रेणियां आपको याद हो गई होगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इस टॉपिक से संबंधित अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें।